देखो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशियोज वाले टॉपिक का। इसमें लिखा हुआ आ रहा है द ट्रायल बैलेंस ऑफ टॉम मार्टिन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट वाज एज फॉलोज। टॉम मार्टिन ट्रायल बैलेंस एट 30 अप्रैल 2007। और उसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर हमें सन्डे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं, बैंक है, फिक्स्ड एसेट्स है, ड्राइंग्स है, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स है, क्रेडिटर्स है और कैपिटल है। ये सारी वैल्यूज दी हुई है। सवाल कहता है टॉम मार्टिन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2007 वाज 257,600। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर टॉम मार्टिन, शो योर वर्किंग्स इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स का रेशो, उसके बाद नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स का रेशो, उसके बाद नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ ईयर। सही है? और आपको ये सारी वैल्यूज प्रोवाइडेड है। सही है? अच्छा, अब इसमें ओके सर। आपके पास सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स का रेशो है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेल्स की वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इससे पहले तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी। देखो होता कुछ इस तरह से है कि जो हमारा सेल्स रेवेन्यू होता है, उस सेल्स रेवेन्यू में से हम लेस करते हैं क्या चीज़? उसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हाँ, जी। सेल्स रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बच जाता है, वो अमाउंट कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस प्रॉफिट। हो जाते हैं सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सही है ना? एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब माइनस हो जाते हैं, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से ये चल रहा होता है। सही है जी? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेट प्रॉफिट। इस तरह से हम अपने पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको देखते हैं, और इस तरह से सारी वर्किंग्स कर रहे होते हैं। सही है? अच्छा, अब आपके पास देखो सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है 110,400। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है 110,400। ठीक है? और आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू भी दी हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो वैल्यू दी हुई है वो आपके पास 257,600 दी हुई है, 257,600। अब आपको ये मालूम है ना कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है? ये आपको मालूम है? अच्छा, अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मुझे सेल्स की वैल्यू बताओ। अगर मैं सेल्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो हमारे पास सेल्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना? तो जो सेल्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास 110,400 प्लस 257,600, यानी कि 368,000 हमारे पास सेल्स की वैल्यू हो जाएगी। ये हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, 368,000 मेरे सेल्स की वैल्यू होगी। सही है जी? अच्छा, अब इससे सबसे पहले बोला ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशो का मतलब ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स की वैल्यू। तो ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशो कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट को आप सेल्स से डिवाइड कर दो, और अगर इसको आपने परसेंटेज में लिखना है तो आप इसको 100 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है? ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशो आ जाता है, जिसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड करते हो। दूसरी चीज थी नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। अब नेट प्रॉफिट पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट पर जाने के लिए अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। हमें ये पता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। हमें ये मालूम है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग नेट एक्सपेंसेस प्रॉफिट। माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,400 दिया हुआ है। हम नेट प्रॉफिट ढूंढने की तरफ जाते हैं। 1,10,400 का ग्रॉस प्रॉफिट है,
ग्रॉस प्रॉफिट में से मुझे माइनस करने पड़ेंगे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सन्डे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही आता है। सन्डे एक्सपेंसेस का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे कोई भी हो अगर कंपनी के, तो वो सारे, तो 84640 आपके पास सन्डे एक्सपेंसेस हैं, ये माइनस होंगे। स्टॉक आपका करंट एसेट है, डेटा करंट एसेट है, बैंक बैलेंस करंट एसेट है, फिक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स हैं, ड्राइंग्स ड्राइंग्स आपकी एक्सपेंस होंगी सर? नहीं, ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं है। ड्राइंग्स तो वो वैल्यू होती है जो ओनर अपने घर पे लेकर चला जाता है जब वो प्रॉफिट कमाता है, ये एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का इंक्रीज या डिक्रीज हो जा रहा है इनकम या एक्सपेंस होता है, लेकिन ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी और सही कैपिटल। है, तो ये भी एक्सपेंस होगा मेरे ख्याल आपके पास अगर लिखा हुआ होता ना कि प्रोविजन 5 रुपए से 10 रुपए से 20 रुपए से इंक्रीज हो रही है, 5 रुपए से 10 रुपए से 20 रुपए से डिक्रीज हो रही है, तो उसका जो इंक्रीज का या डिक्रीज का अमाउंट होता वो एक्सपेंस होता। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन इट सेल्फ एक्सपेंस नहीं है, वो एक बैलेंस है साल के एंड का। तो अब 1,10,000 और 400 में से मुझे 84640 माइनस करने हैं। 1,10,000 और 400 में से मुझे माइनस करने हैं 8,84640। तो ये बच जाता है आपके पास 25,760 का। क्या बच जाता है भाई? नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, आपके पास ये नेट प्रॉफिट बच गया। प्रॉफिट। अब आपके पास जो दूसरा रेशियो है आप वो कैलकुलेट कर सकते हो, और आपका जो दूसरा रेशियो है वो है नेट प्रॉफिट टू सेल्स का रेशियो। सर ये वो ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ बोलो। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट का जो 30% है आपने कैसे निकाला था? ग्रॉस प्रॉफिट ये का ग्रॉस थर्टी प्रॉफिट का परसेंट ऐसे थर्टी निकाला परसेंट था कि आपने जो ऊपर ग्रॉस निकाला। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू 1,10,000 और 400 थी। सेल्स की वैल्यू 368,000 थी। तो मैंने एक जी लाख जी। दस हजार और 400 को 368,000 से डिवाइड किया। उससे मुझसे पूछा था ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000 और 400 था। सेल्स की वैल्यू थ्री सही है। सिक्सटी एट थाउजेंड थी। 1,10,000 और 400 को मैंने डिवाइड कर दिया 368,000 से, तो ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स का रेशियो आ गया था। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट टू सेल्स का रेशियो कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट की वैल्यू सही है। यानी कि 25,760 डिवाइडेड बाई सेल्स की वैल्यू यानी कि 368,000 की वैल्यू, और फिर अगेन आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 7% आ रहा है, ये 7% आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी चीज जो कैलकुलेट करनी थी वो क्या थी? तीसरी चीज थी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ ईयर। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ ईयर। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ ईयर। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ ईयर का मतलब है कि साल के शुरू में जो कैपिटल की वैल्यू थी वो, साल के शुरू की जो कैपिटल की वैल्यू होती है वो ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल होती है। ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू है वो 103,040 है। तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू यानी कि 25,760 डिवाइडेड बाई कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ द ईयर की वैल्यू यानी कि 103,040, और हम इसको अगेन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर अगर बिल फर्ज वो हमसे ये पूछ लेता कि कैपिटल एट एंड ऑफ द वैल्यू, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एट एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करो, तो हमें कैपिटल एट एंड ऑफ ईयर कैलकुलेट करना होता। वो कैसे होता वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, हमारा जितना भी ओपनिंग कैपिटल होता है, यानी कि हमने जब बिजनेस साल के शुरू में स्टार्ट किया तो हमारे जितना भी कैपिटल था उसमें आप प्रॉफिट फॉर द ईयर को ऐड कर दो। यानी कि जितना आपने कमाया, जो भी मुनाफा है वो ओनर को बिलोंग करता है, वो सारा ऐड कर दो। और ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, ड्राइंग्स को माइनस कर दो। ऐसा करने से आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। यानी कि इस सवाल में अगर कोई मुझसे क्लोजिंग कैपिटल पूछता, इस सवाल में अगर कोई मुझसे क्लोजिंग कैपिटल पूछता, तो मैं बोलता कि जितना भी मेरा ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल मेरा है 103,040 प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमने नेट प्रॉफिट ऊपर कैलकुलेट किया यानी कि 25,760 माइनस ड्राइंग्स फॉर द ईयर, और ड्राइंग्स की वैल्यू 16,600। ठीक है जी। तो ओपनिंग कैपिटल 103,040 प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर 25,760 जो कमाया, माइनस ड्राइंग्स फॉर द ईयर। ड्राइंग्स फॉर द ईयर का मतलब यह है कि 16,600 रुपये जो मैं घर ले गया। तो ऐसा करने से मेरा जो आंसर आ रहा है, ऐसा करने से मेरा जो आंसर आता क्लोजिंग कैपिटल का वो आता 112,200। क्लियर है यहाँ तक? तीन रेशियोज हमें कैलकुलेट करने थे। एक ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड किया।
उसके बाद नेट प्रॉफिट टू सेल्स, उसके लिए मुझे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, वो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया। और फिर उसने ये पूछ लिया कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ ईयर कैलकुलेट कर लो एक रेशो। तो उसके लिए मैंने नेट प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड किया। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना वो कुछ कमेंट्स है। अब कमेंट्स क्या है, वो देख लेते हैं। कमेंट्स में आपको वो बोलता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज टू टॉम मार्टिन, illustrate your explanation with reference to your calculations in a above। यानी कि आप जो है ना इन रेशियोज की इंपॉर्टेंस बताओ और कुछ एक्सप्लेन करो, कुछ इनके बारे में डिस्कस करो, कुछ इनके बारे में बताओ। ठीक है ना? तो आपको पहला जो रेशियो है ना वो आपको आपने कैलकुलेट किया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स का रेशियो, जो कि 30% आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स का रेशियो 30% ये बताता है कि जितने रुपए की आप चीज बेचते हो उसमें से 30 रुपए आपको ग्रॉस प्रॉफिट बच जाता है। हाँ, 30% ग्रॉस प्रॉफिट बच जाता है। यानी कि हर 100 में से 30 रुपए बचते हैं और 70 रुपए आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। 70% आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये 368,000 की चीजें बेची है ना, तो 368,000 का 30% क्या है? 368,000 का 30% जो है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। 368,000 का 30% कैसे आया? 368,000 सेल्स रेवेन्यू है, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो मेरा 30% आ रहा है। तो 368,000 का 30% मैं लूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 110,400 आ रहा है। और अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करना होता ना, तो 368,000 का अगर 30%, 368,000 का अगर 30% ग्रॉस प्रॉफिट है तो बाकी 70% क्या होगा? बाकी 70% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। तो मैं 368,000 का 70% लूंगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो क्या बताता है, आपने इस तरह से कुछ डिस्कशंस करनी है। तो आप कह सकते हो कि सजेस्ट हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट इज अर्न from sales revenue. The higher it is, the better it is. 30% ratio suggests that cost of goods sold is 70% of sales revenue। इस तरह की कुछ आप चीजें या कुछ आप बातें लिख सकते हो। ठीक है जी। ये सजेस्ट करता है कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न किया सेल्स रेवेन्यू से, जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। 30% रेशियो ये सजेस्ट करता है कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो सेल्स रेवेन्यू का 70% है। यानी कि जितना भी सेल्स रेवेन्यू होता है 70% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला जाता है और 30% एज अ ग्रॉस प्रॉफिट आपको बच जाता है। इसमें कोई मसला है तो मुझे बताओ। ये सर वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपकी वो परचेजेस ये आती है ना वगैरह, ये सर ये कॉस्ट ऑफ गुड परचेजेस सोल्ड में और। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिख दूं, तो वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें ये बताता है कि हमने जो चीजें बेची हैं उसकी कॉस्ट कितनी थी। जो चीजें हमने बेची वो हमें कितने की पड़ी थी या हमने कितने रुपए की खरीदी थी। अगर हमें सप्लायर ये चीजें सस्ती देगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमें सप्लायर से ये चीजें महंगी आएंगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाएगा और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसी तरह कुछ बातें इसने नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो की लिखनी थी। जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर चुके होते हैं। जब हम किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसमें हमने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लिए होते हैं। पहले ग्रॉस और नेट प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस भी समझ लो। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपने जो चीजें खरीदी थी सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉस्ट या उसकी कीमत या उसका खर्चा माइनस हुआ हुआ है। नेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए हैं। चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, रेंट का बिल था, किसी की सैलरी थी, सब माइनस कर दिया और एंड में आपको जो बचा वो 7% है। यानी कि इसका अब मतलब ये हो गया कि मिसाल के तौर पर अगर मैं 100 रुपए की चीजें बेचता हूँ तो दिए हुए सिनेरियोज के हिसाब से ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70 होता है और 30 मुझे बच जाता है। अगर मैं 100 रुपए की चीज बेचता हूँ तो 70 रुपए की वो मैंने खरीदी होती है
और उसकी खरीदारी वाली कॉस्ट, परचेज कॉस्ट को माइनस कर कर मेरे पास 30 रुपए बच जाते हैं। और नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो 7% होने का मतलब ये है कि जितने की सेल्स होती है उसका 7% मेरा नेट प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की मैंने बेची है तो उसपे नेट में 7 रुपए कमा रहा हूँ। इसका मतलब मेरे हर 100 रुपए पर 23 रुपए के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, ऑपरेशंस का खर्चा होता है। अब देखो ये खर्चा कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 30 रुपए होता है और आपका नेट प्रॉफिट सिर्फ 7 रुपए होता है, यानी कि अगर कोई चीज 100 की बेचते हो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट 30 कमाते हो लेकिन नेट प्रॉफिट 7 रुपए कमाते हो, तो इसका मतलब बीच में 23 रुपए के मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस के, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, लाइटिंग वगैरह के खर्चे होते हैं। तो इसी चीज के बारे में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखना होगा नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो के बारे में। और नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो के बारे में भाई हम क्या लिखेंगे? हम ये लिख सकते हैं, दिस रेशो is used to compare final profitability of a particular company. This can be used to compare performance of a particular company with others. Net profit ratio of 7% in this particular case suggests that companies costs are too high। कंपनी के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, कंपनी को अपने खर्चों को कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है ना, क्योंकि खर्चों में बहुत ज्यादा पैसे हमारे चले जाते हैं और हमें जो बचता है वो कंपैरेटिवली बहुत कम बच रहा होता है। 23%, सेल्स रेवेन्यू का 23% मेरा ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स का खर्चा बहुत ज्यादा है। हाँ सन बताओ, जैसे कोई बात है? ये सर इन्वेस्टर्स और के लिए भी काम आ सकती है ना, अगर वो इन्वेस्ट करते हाँ हैं सही है और फिर वो कंपनी का वो नेट प्रॉफिट भी देख दें कि उनको कितना रिटर्न आएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। अच्छा, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ ईयर हमारा 25% आ रहा है। अब इसका 25% का मतलब ये है कि मैं कहीं पर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उस पर 25 कमा रहा हूँ। यानी कि अगर मैंने इस कंपनी में 200 रुपये डाले होते तो मैं 50 कमा रहा होता, और इस कंपनी में मैंने 300 रुपये डाले हैं तो 300 की इन्वेस्टमेंट में मैं 75 कमा रहा हूँ। ये याद रखना, कैपिटल मेरी इन्वेस्टमेंट है और नेट प्रॉफिट मेरा फाइनल रिटर्न है। नेट प्रॉफिट जो है वो मेरा फाइनल रिटर्न है। तो 25% का मुझे जो नेट प्रॉफिट टू कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ द ईयर का रेशियो है वो ये बता रहा है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना परसेंट रिटर्न कमा लेता हूँ। अब जब मैं इस रेशियो की बात करता हूँ तो ये रेशियो कौन यूज करता है? दिस रेशियो इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स while investing in different companies। ठीक है जी। अच्छा, जब इन्वेस्टर्स मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये रेशियो देखते हैं, द हायर इट इज द बेटर इट इज फॉर द इन्वेस्टर्स। A ratio of 25% suggests that the investor earns 25 for every 100 invested in the business। इस तरह की बातें यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है जी, कोई मसला इसमें? नो सर। अच्छा, फाइनली आखिरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें सवाल में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, कैलकुलेट टॉम मार्टिन्स वर्किंग कैपिटल एट 30th अप्रैल 2007। अच्छा, वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपको पहले ये देखना होगा कि कंपनी के जितने भी करंट एसेट्स हैं वो क्या क्या हैं। अब अगर हम कंपनी के करंट एसेट्स की बात माइनस करते करंट हैं लायबिलिटी। तो स्टॉक करंट एसेट है, डेटर करंट एसेट है, बैंक का बैलेंस करंट एसेट है। तीन चीजें तो यहाँ पे डायरेक्ट मुझे नजर आ रही हैं। पहली चीज है स्टॉक, दूसरी है डेटर्स, तीसरा है बैंक का बैलेंस। ठीक है जी।
स्टॉक है हमारे पास, डेटर्स है, बैंक बैलेंस है, फिक्स एसेट्स मेरे करंट एसेट्स नहीं है, ड्राइंग्स नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो 1900 रुपये लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर जब अपने डेटर्स लिखने चाहिए तो उसको प्रोविजंस के बाद लिखना चाहिए, प्रोविजन माइनस हो जानी चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कॉन्सेप्ट हमने सेपरेटली पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। और उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं नजर आता। तो स्टॉक की वैल्यू 14,700 है, डेटर्स 26,500, 14,700 26,500, 26,500 में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का 1900 जो नेगेटिव माइनस होगा, ये आपके पास नेट बच जाएगा 24,600। और बैंक का बैलेंस आपके पास आ रहा है 11,100। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा। करंट एसेट्स का टोटल 50,400 है। और हमारे पास फिर इसमें से करंट लायबिलिटीज को हम माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक करंट लायबिलिटी है जो कि मेरे क्रेडिटर्स हैं 28,200 के। क्रेडिटर्स हैं और क्रेडिटर्स की वैल्यू है 28,200। तो हमारे पास करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से वर्किंग कैपिटल आता है, वो बन रहा होगा 22,200 रुपये। याद रखा कि करंट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम सारे करंट एसेट्स में से कंपनी की सारी करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, तो हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाता है। ठीक है। कोई सवाल है यहाँ तक? नो सर। सही। चलो मैं पहले तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं। एक मिनट देना जरा। सर मैं ये स्क्रीनशॉट ले लूँ जो ये आपने ये करवाया है? मैं आपको ये फाइल सेंड कर देता हूँ, एक मिनट रुकना है यार, पहले मैं